हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपने एक ज़बरदस्त पेपर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा पेपर आपका इससे पहले जो निरस्त हुआ था, वो पेपर यानी जो बैक पेपर आपका हुआ है और जो निरस्त हुआ था एक पेपर, उन सारे पेपरों को एनालाइज करके आपके सामने एक मॉक पेपर को डिस्कस कराया जा रहा है। इस मॉक पेपर में आपके क्वेश्चन टफ भी हैं, क्वेश्चन इजी भी हैं, यानी अगर कुल मिला के अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये पेपर आपका एक मॉडरेट पेपर, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, ना तो इसे टफ बना सकते हैं पेपर और ना ही इसे इजी बना सकते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, सारा कुछ डिस्कस कराऊंगा, बस वीडियो को अंत तक वॉच करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है। कमरे का आयतन और 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको बताना है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछ सकता है उन सारी चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश की है, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको समझना भाई कमरा कैसा होगा। कमरा आपका कुछ ऐसा होगा इस टाइप का, भाई आप ऐसे ही चीज़ों को सीखोगे, बात को समझना। कमरा आपका कुछ ऐसे होगा और ये आपकी कौन सी आकृति है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इस आकृति को मेरे भाई हम घनाभ कहते हैं। और ये घनाभ जब हो गया तो आप हमें बताओ कि जो ये आयतन होगा कमरे का, वही घनाभ का आयतन होगा कि नहीं होगा। जो कमरे का आयतन होगा वही घनाभ का आयतन होगा, क्योंकि हमसे आयतन पूछे हैं। ये आयतन हो गया। कल फार्मूला भी मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में, तो आओ फिर हम उस पर शुरुआत करते हैं, ठीक है ना भाई। देखो कमरे की हमें क्या क्या दी गई है, तो कमरे की हमें एल मतलब लेंथ दी गई है कितनी, तो लेंथ दी गई है मेरे भाई 12 मीटर, और आपको ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी दी गई है 10 मीटर, एंड हाइट आपको दी गई है कितनी, वो दी गई है 8 मीटर। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना आयतन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कमरे का आयतन क्या होगा। बात को बहुत प्यार से समझना। कमरे का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है मेरे भाई, वो है आपकी 12, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 8। 12 धम्मा 120 और 120 का 8 से गुणा कराओगे 12 8 96 यानी 960, और आपका ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आयतन। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछे है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ये पूरा सूत्र ना दिमाग पे रटा होना चाहिए। जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू के एच, 2 और लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई को जोड़ दोगे, बाकी सारा आपको इंटू करा देना है। तो मेरे भाई आप देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है आपकी 10, ये 10 हो गया, और इंटू एच कितना है वो 8 हो गया। लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई है ना, तो ये हो जाएगा 2 गुने 12 और 10 कितना हो गया, 12 10 22 इंटू के 8, तो 22 दुगना कितना हो गया भाई 44 इंटू के 8 करोगे तो 8 चौके 32 के 2 3, 8 चौके 32 3 35, 352 आ गया। और जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा घात 2 में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। मेन इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप ज़रूर नोट कर लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा और आपसे 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछेगा, तो 2L प्लस बी इंटू एच, ये आपका 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता। 352 आ गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल, और 960 आ गया है आपके कमरे का आयतन। बोलो बात क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आज का आपका पूरा 18 क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन अगर कर ले आज आपने ना, तो ये समझ लो जो आपको 26 का आपका पेपर है, आपका पेपर बिल्कुल एकदम अच्छा जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की विमाएँ, अब विमाएँ शब्द आ गया तो घबराना नहीं है। विमाएँ का मतलब क्या होता है कि साइड, साइड मतलब भुजाएँ। एक घनाभ की विमाएँ 2:3:4 में है। भाई 2:3:4 में क्या है, विमाएँ हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि जो आपका विमाओं का अनुपात है, विमाओं का अनुपात
आपको मैंने बताया है, जब भी कभी अनुपात में चीज़ें हुआ करें तो आप अनुपात डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हो। आप किसी को लंबाई मानो, किसी को चौड़ाई मानो और किसी को ऊंचाई मानो। जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो हम इसको सीक्वेंस में मान लेंगे, यानी ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हम इसमें एक कोई चर राशि लगा लेंगे, यानी 2x है, 3x है, 4x है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई किसकी, घनाभ की, 2x 3x और 4x। अब हमें दिया क्या गया है, घनाभ का आयतन दिया गया है। मेरे भाई प्यार से समझना, घनाभ का क्या दिया गया है, आयतन दिया गया। और घनाभ का आयतन होता क्या है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम यहाँ से h का मान निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में हमसे पूछे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखो जरा। तो कहोगे सर आयतन दिया गया है 3000 सेंटीमीटर क्यूब, और लंबाई कितनी है, तो ये हो गया 2x, चौड़ाई कितनी है, ये हो गया 3x, और ऊंचाई कितनी है, ये हो गया 4x। अब आपको पता है कि यहाँ 2 3 6 और 6 चौके कितना हो गया 24, 4 3 12 दुना हो गया 24, x गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये x क्यूब आ गया। और इधर क्या आ गया, ये इधर मेरे भाई आ गया आपका 3000, ये कितना निकल कर आया 3000 सेंटीमीटर क्यूब। बात को समझे। अब x की वैल्यू निकालोगे, 24 गुने में इधर भेजोगे बटे में, तो ये निकल कर आएगा 3000, है ना। बात को समझना, 3000। अब सेंटीमीटर क्यूब को छोड़ भी दो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी लाओगे तो ये कट जाएगा, तो इसको आप छोड़ दो। बटे क्या आ जाएगा आपका 24, और उधर क्या बचेगा आपका x की पावर 3। काट दो, इससे 6 चौके 24 और 6 पंजे हो गया 30, 500। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20, यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। तो अगर x क्यूब 125 के बराबर है तो क्या मैं x बराबर मेरे भाई क्या कह सकता हूँ, 5 कह सकता हूँ, क्योंकि x बराबर 5 आएगा, 5 का क्यूब ही तो 125 होता है, यानी x की वैल्यू 5 आ गया। अब आप मेरे भाई बातों को समझना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कल मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस में BH, LB प्लस में BH और प्लस में क्या होता है HL हो जाता है, होता है ना। पॉइंट टू पॉइंट समझना। अब इसमें डायरेक्ट आप यहाँ x वाली वैल्यू नहीं रखोगे, आप पहले इस x के मान से इनकी जो एक्चुअल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है आप वो निकालोगे। भाई x का मान अगर आप लंबाई में रखोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, अगर चौड़ाई में रखोगे तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, अगर ऊंचाई में रखोगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। नहीं समझे, x बराबर 5 रखा तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है, लंबाई 10 है, चौड़ाई 15 है, ऊंचाई 20 है। अब इसमें आपको रखना है और आंसर लाना है, तो ये हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई है 15, तो ये हो जाएगा 10 इंटू के 15, फिर है BHB है 15 और ये 20, तो 15 गुने में हो गया 20, फिर प्लस है HL 20 गुने 10, तो ये हो गया 20 गुने के 10। अब मेरे भाई सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 15 दहम्मा कितना हो गया 150 प्लस के 15 दुना कितना हो गया 300, 15 गुणे 20 300 और प्लस 20 दहम कितना हो गया 200 हो गया। इन सबको ऐड करोगे 200 300 500 500 एक 650, कितना आ गया 650 आ गया। ये कितना आ गया 650। फिर से देखो 15 दहम्मा 150 और 15 दुना 30, 300, 20 दहम कितना हो गया 200 हो गया। 200 300 500 600, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 650। और आपको पता है 2 जीरो एम 0, 2 पंचे 30 के 0 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, ये आ गया 1300 और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मैंने हर वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर जो मुझसे हो सकता है मेरे भाई। मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं कि मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, मैं हर एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मेरे भाई आपको फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके अंदर। आपको ऐसे समझाने को कोई नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन आपको कर पा रहा हूँ। मेरी बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट करो, जितनी बार हो सके उतनी बार आप सॉल्व करो इनको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 लग गया, आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 3 पर पहुँच रहे हैं। इतनी बात क्लियर है तो एक बार बता दो कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे पहुँचते हैं।
ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को और देखो क्या आपकी समझ में आ रहा है क्वेश्चन की ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन की बातें क्या कह रही हैं। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर लंबे 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई में घुमाने पर बने बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना। बने बेलन का आयतन और क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ज़रा अब मेरे भाई बातों को समझना है, आपको बातों को समझना है। अगर मैं कह दूं कि ये है आपका क्या है, एक आयत है, यह आपका आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 88 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब हमको लंबाई में मोड़ना है, क्वेश्चन कह रहा ना लंबाई में घुमाने पर। अगर मैं लंबाई में घुमाऊंगा तो बेलन आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, भाई ये चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी ना, बेलन आपका ऐसे बन जाएगा। यानी ये लंबाई घूमकर कितनी आ जाएगी 88 आ जाएगी और ये चौड़ाई आपकी तो उतनी ही रहेगी, यानी ये चौड़ाई क्या बन जाएगी h बन जाएगी। भाई यही तो 24 बन जाएगी, ये 24 बन गई है। अब आप देखो ये आपका क्या है, ये वृत्त है और ये वृत्त के ऊपर क्या होता है परिधि, यानी 88 किसकी वैल्यू है, ये वृत्त की परिधि है। और अब हम परिधि से रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या से हम निकालेंगे अपना बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। इस बात को आपको समझना है, ठीक बात ना। अब देखो मेरे भाई, जब भी कभी घुमाने की बात करेगा तो इतनी बात समझ लेना, वो परिधि दिया है बस, जब भी कभी घुमाने की बात करेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको 88 क्या दिया गया, वृत्त की परिधि दिया। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। 2πr बराबर मेरे को दिया गया है 88 और क्वेश्चन में h मतलब हाइट कितनी दिया है 24 दिया है, तो हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। r बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 हमारा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऊपर क्या बचेगा मेरे भाई, तो ये 22 भी नीचे आ जाएगा πr का मान, और ये आपका 7 ऊपर हो गया। 22/7 था भाई, इधर πr का मान रखते 22/7, तो इधर 7/22 हो गया। 22 से काटो, 22 चौके कितना हो गया 88, 2 दूनी हो गया 4 और 7 दूनी 14, यानी r की वैल्यू कितनी आई 14 सेंटीमीटर। क्या आप हमारी बात को समझ पाए हो, r बराबर कितना आया 14 सेंटीमीटर। अब आपको जो बताना बता दूँ, सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको ना आयतन बताना, और बेलन का आयतन क्या होता है ये भी मैंने कल फार्मूला आपको बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन जो आपका वृत्त का आयतन होता है πr², इसमें अगर हम h से गुना करा देते हैं तो ये बेलन का आयतन बन जाता है। बस मेरे भाई हम रखेंगे यहाँ वैल्यू, πr का मान होता है 22/7, r कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14 × 14 गुणे ऊंचाई, हाइट कितनी है 24, तो ये हो जाएगा 24, काटा पीटी करो, 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूना कितना हो गया 44, ये आ गया आपका। यहाँ से लिखते हैं तो 22 दूना हो गया 44, 22 दूना 44 इंटू 14 चौके 56, 56 के 6 5, 14 दूना 28, 2 30, 3 33, ये आ गया 336। अब इनका इंटू करा लो, बस आपका आंसर यहाँ से 1 निकल कर आ जाएगा। 336 इंटू 44, 6 चौके 24 के 4, 2 आ गया 6 और 4 तिया 12, 13, 14 हासिल 1 आ गया, 4 तिया 12, 1 1344 आ गया। यहाँ से फिर आ जाएगा आपका 1344, तो 4 4 4 8, 4 3 7, 3 1 4 और ये 14,784। यहाँ से उत्तर कितना आ जाएगा 14,784। ये आयतन आया, और ये किस में आयतन आएगा, आयतन हमेशा पावर 3 में आता है, तो 14,784 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ जाएगा। इतनी बात समझ गए ना, ठीक है। अब आपको यहाँ से निकालना संपूर्ण पृष्ठ भी, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है वो भी मैंने कल आपको बताया, 2πr ब्रैकेट में h+r, 2πr ब्रैकेट में h+ में r, यही ना होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे बस भाई। देखो 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, और πr का मान 22/7 रखोगे। h कितना निकाले हो 14, तो ये हो जाएगा 14, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h+r, यानी 14 + 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 + के 24। बात को समझते रहना। 7 दूनी कितना हो गया 14, 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो गया 88 हो गया।
ये 88 हो गया, और इंटू यहाँ क्या कर दोगे, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 88 और 36 हो गया। 88 और 36 का मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आएगा 6 8 48 के 8 हासिल आ गया 4, 6 8 48 और 4 कितना हो गया, 52 हो गया। 6 8 3 24 के 4 2, 8 3 24 25 26, 8 4 तो 6 6 5 11 2 1 3, ये कितना आ गया भाई, 31 68 आ गया। यहाँ से उत्तर कितना आएगा, 31 68 आ जाएगा आपका सही जवाब। 31 68 यही दो आंसर हैं, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। मैं कहता हूँ ना, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो चाहे शंकु से आए, चाहे आपका घनाभ से आए, और चाहे आपका बेलन से आए, गोले से आए, अर्धगोले से आए, कहीं से भी आए, आयत से आए, वर्ग से आए, त्रिभुज से आए, कहीं से भी आए, आप प्रश्न लगा पाओगे। मैं कहता हूँ बस मेन फोकस करो तो इन चीज़ों को। आप कल की वीडियो देखो, लास्ट में जितने भी फार्मूले आपके सिलेबस में प्रयोग होने वाले हैं उन सारे फार्मूलों को मैंने बताया है मेंसुरेशन के, तो आप देखो तो एक बार, तब ना भाई चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो देखो ये बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 आगे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 देखो क्या कह रहा है और इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक बार पढ़ो और समझने की क्या करना है, आपको कोशिश करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। अब मेरे भाई बात को समझना, दो फार्मूले आज की क्लास में आपको लिखना है, वो आप लिख लो। देखिए ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन क्या पता अर्धगोले का पूछ ले, क्योंकि पिछले बार गोले का पूछे थे और गोला आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं बताता हूँ इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछेगा। देखो सबसे पहले आपको लिखना है अर्धगोले का आयतन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अर्धगोले का आयतन लिखना है, ठीक है ना। तो अर्धगोले का आयतन, जो गोले का आयतन था उसमें क्या था, गोले के आयतन में 4/3 था ना, 4/3 था, और इसमें आधा कर दोगे 2/, होता था उसमें 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का होता है आपका आयतन। फिर से अब आपको अर्धगोले का क्या निकालना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ही निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठ का भी फार्मूला लिख लीजिए इसी वक्त। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। बस ये दो फार्मूले अर्धगोले में यूज होते हैं। यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर रख दोगे, संपूर्ण गोले का पृष्ठ निकल कर आएगा, और यहाँ पर अगर 2/3 के स्थान पर 4/3 रख दोगे तो पूरे गोले का आयतन निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप निकालो, अगर आपको व्यास दिया गया है क्वेश्चन में, व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास मेरे भाई 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो मैंने तुमको कितनी बार बताया, जहाँ पर व्यास 14 सेंटीमीटर, जहाँ व्यास की बात कर दे वहाँ फटाक से त्रिज्या निकाल लो उसका आधा करके। तो 2 से आधा करोगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। यानी अर्धगोले की त्रिज्या जो व्यास 14 था, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। फार्मूला रखो भाई, आयतन क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, कहोगे सर बहुत आसान है, 2/3 इंटू पाई आर का मान रखोगे 22/7 इंटू आर का क्यूब कितना होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार रख दोगे भाई, यही तो आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो यहाँ से यहाँ काट दो, 7 से 7 काट दिया तो ये हो जाएगा 22 दूना कितना 44, 22 दूना 44 इंटू 7 7 49 और बटे में 3। अब आगे सॉल्व कर ही सकते हो आप इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आयतन निकल कर आ जाएगा। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो कहोगे सर वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये देखो लिखा 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखोगे 3 इंटू पाई आर का मान होता है 22/7, रेडियस 7 × 7। यहाँ पावर 2 थी तो 2 बार, वहाँ पावर 3 थी तो 3 बार, 7 से 7 खत्म। ये कितना हो गया, 7 तिया 21, ये हो गया 21 इंटू के 22। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे 21 दूना 42 के 2 4, 21 दूना 42 4 46, ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन हमेशा इसको जब सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर तो किलोमीटर क्यूब। आयतन जो भी होगा पावर 3 में होगा, और जो आपका
संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ होगा, पावर 2 में होगा। बोलो क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? एक बार आप खुद से समझो चीज़ों को, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे भाई आपको इन अंतिम दिनों 2 दिनों की लड़ाई में इतना जान झोंक देनी है मेरे भाई कि डीएलएड भी थर थर काँपे आपसे कि इस बार बंदे ने जमकर पढ़ाई की है। बस आप एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि हाँ हमने पूरी तैयारी की। डरना मना है बिल्कुल, मतलब समझो ही ना यार कि पेपर है, डजंट मैटर, आराम से मज़े से पढ़ाई की हो। ये सब प्रॉफिट आपको एग्ज़ाम हॉल में होगा कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। देख लेना मेरी बातों को, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है उस बात को समझना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के बराबर शंकु के निर्माण में कितना चादर लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि शंकु कैसे बनता है। शंकु ऐसे बनता है ना, जोकर की टोपी के जैसे शंकु बनता है कि नहीं बनता। ये यहाँ लगा कर इस रेडियस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हाइट बोलते हैं, ऊंचाई। और ये जो टेढ़ी होती है इसको हम एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और ये जो होता है इसको आर बोलते हैं और रेडियस बोलते हैं। बात को समझ पाए हो? अब आपको क्या बताना है? आपको बताना कितनी चादर लगेगी। तो चादर आप इसके अंदर थोड़ी नहीं लगाओगे, चादर आप बाहर भाग पर लगाओगे ना। ऐसे चादर लगाओगे भाई, ऐसे चादर लगाओगे तब तो जाकर आपका एक तंबू बन जाएगा। ऐसे तो चादर लगाओगे। और इस बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को वक्र पृष्ठ कहते हैं। मतलब सीधा सीधा में ये समझ लीजिए कि जो आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल दो, आंसर आपके सामने होगा। बात को समझ पाए हो ना। अब देखो, अगर इतनी बात समझे हो तो मैं आपको चित्र भी बनाए दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। मैंने कहा ये आपका क्या है? एक शंकु है। ये एक शंकु है, ठीक है ना। ये एक शंकु जिसमें ये आपकी त्रिज्या है और ये आपकी क्या है? ऊंचाई है। अब देखो आपको क्या दिया गया? सबसे पहले ऊंचाई दिया गया, यानी ये टोटल दूरी कितनी दी गई है? 8। ये 8 दी गई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर? यहाँ पर पहले तो व्यास देखो, व्यास 12 मीटर दिया। और हमने आपसे बताया है कि जब भी व्यास आपको देखने को मिल जाए वहीं पकड़कर आप त्रिज्या निकाल लोगे, उसका आधा कर कर। 12 का आधा करोगे तो 6 मीटर। और त्रिज्या कौन सी है? ये दूरी त्रिज्या होती है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 6 मीटर हो जाएगी, ये 8 मीटर है। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो कि कल मैंने बताया था कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो क्या आपको यहाँ पर एल की लंबाई पता है? नहीं पता ना। तो एल लंबाई कैसे निकालते भाई? एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये भी बताया था मैंने, आर स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर, ये एल बराबर होता है। तो अब यहाँ से निकालो, एल स्क्वायर बराबर आर कितना है? 6 का स्क्वायर। एच 8 कितना है? तो 8 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर निकालोगे आप 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। एल स्क्वायर बराबर 36 64 100 और स्क्वायर हटाओगे तो इधर करड़ी में आ जाएगा, यानी एल बराबर 100 का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 मीटर। यानी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है? 10 मीटर। अब मान रखना है मेरे भाई आपको, बस पाई आर का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर। आर कितना है? आर निकाले हो 10। हाइट त्रियक कुछ सॉरी आर कितना? आर 10 नहीं है, आर 10 नहीं है मेरे भाई, आर आपकी 6 है। और ये एल त्रियक ऊंचाई आपकी 10 है। कुछ कट तो रहा नहीं है। 22 दहम 220 इंटू के 6/7 गुना कराओगे 6 जुड़ियम 0 6 दूनी 12 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 1320/7 ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो आपके ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना है बन सकते हैं। बाकी पेपर तो आपका जब अब हम जो जिस तरीके के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर तो जब ये कुछ अलग लेवल का मैंने कराया है ताकि बन जाए क्वेश्चन तो आप कर पाओ, ठीक है ना। अब इतनी बात समझ के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो पेपर में क्वेश्चन जिस तरीके से आने वाले हैं अब उस तरीके के क्वेश्चनों पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पूरे 18 क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको जांच लेना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो,
ठीक है ना। आपको जांच लेना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी स्क्वायर माइनस के 11p और प्लस के क्या है आपका 24 के गुणनखंड करो। इसके आपको गुणनखंड करने हैं, कैसे करोगे? बहुत इजी है गुणनखंड करना, मैंने कितनी बार बताया है। कुछ मत करो, यहाँ पर इसकी तुलना कर लो आप। इसकी इस तरीके की तुलना आप हमेशा किससे करते हो? आप तुलना करते हो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c प्रकार के व्यंजक से। जहाँ पर a के स्थान पर कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, a बराबर 1 है, b बराबर कुछ नहीं है, b बराबर -11 है, c बराबर कितना है तो 24 है। अब आपको पता है a इंटू सी करते हैं ना, पहला स्टेप a इंटू सी, 1 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 24। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमें -11 चाहिए, तो इसके 8 तियाँ कितना हो जाता है 24, -8 -3 से काम चल जाएगा। अब ये देखो लिखेंगे भैया पी स्क्वायर माइनस, जहाँ 11p है वहाँ लिखेंगे -8p -3p, -8p -3p प्लस के 24। 4 पद बन गए ना, ये 2 पद हो गए, ये 2 पद है, कॉमन ले लो। इधर कॉमन p मिल रहा है तो एक p से एक p कट गया, p माइनस के 8 बच गया, -3। अब मेरे भाई ध्यान देने योग्य बात क्या है कि माइनस का कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। सबसे पहले जो चिन्ह है बदल दो अगर माइनस का कॉमन लो। 3 से 3 खत्म, p और 3 अट्ठे कितना हो गया 24। दोनों तरफ कॉमन क्या मिल रहा है, p माइनस का 8 लिख लो, p माइनस का 8, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस का 3, और ये आपका उत्तर है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अभी नहीं आई होगी, है ना, अभी नहीं आई होगी, अब आएगी, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आएगी। अभी नहीं आई होगी, रुको जरा, रुको। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा हूँ, वीडियो को रोको और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। जैसे मैंने कह दिया वाई स्क्वायर माइनस के 26y और प्लस के है आपका 69, इसके गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। फटाफट वीडियो रोको और गुणनखंड करके कॉपी में रखो, फिर आप वीडियो को चलाओ और देखो क्या आपका आंसर सही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुलना, ये लिखना नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ लिखना नहीं है आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए केवल लिख रहा हूँ कि हमेशा ये किस प्रकार का व्यंजक होगा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर जो वो आप अपने दिल से बोलो, यस नो बोलते जाना। a बराबर कितना, कुछ नहीं कहोगे यस, b बराबर कितना, कुछ नहीं तो -26 है ना, कुछ नहीं -26 है, c बराबर कितना है 69 है। अब आपको पता है a इंटू सी करते हैं, 1 इंटू 69 करेंगे तो 69, 69 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि जोड़ने पर आपका -26 आना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, 23 तियाँ 69, -3 -23 -26 हो जाएगा। अब लिख लो भैया वाई स्क्वायर माइनस के 26y के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, -23y -3y प्लस के 69। बात को समझ गए? 4 पद हैं, 2 ये कॉमन बनाओ, ले लो इधर, तो ये y कॉमन लिया ब्रैकेट, तो ये y -23 बच गया, -3 कॉमन लिया, जैसे माइनस में कॉमन लिया इस प्लस को माइनस कर दिया, ये y और ये 3 को अगर आप 69 को भाग करोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो दोनों में y -23 कॉमन मिल रहा ना, y -3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में y -3, और आप समझ पा गए होगे, ये उम्मीद है। अब आप समझ गए हो, अब आपका ना दिमाग से ये क्वेश्चन कभी नहीं निकलेगा। अभी आप सेकंड का एग्ज़ाम दे रहे हो, अब आगे आपका थर्ड का एग्ज़ाम होगा, फिर फोर्थ का एग्ज़ाम होगा। मेरे भाई मैं आपको थर्ड भी पढ़ाऊंगा, फोर्थ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको करना क्या, इन सारी चीज़ों पे कंसेप्ट बिल्कुल अभी से क्लियर कर लो, ताकि मैं जब क्वेश्चन कराऊँ धड़ाधड़ आंसर दो आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर समझ गए हो ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बोलो समझ गए हो ना। आप देखो, आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके LCM HCF से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ज़रा हमें बता दीजिए। अभी मैंने जस्ट इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया था कुछ दिनों पहले, जैसे मैंने कहा कि 0.20
फिर है दशमलव के 4, उसके बाद है आपका 0.150 का एलसीएम। हाँ बताओ लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। पॉइंट वाली संख्याओं का कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, बोलो, अरे बोलो बोलो, कैसे याद है? यस, यहाँ पर 0.20 मैंने संख्या को लिखा, यहाँ पर 0.4 संख्या को लिखा, यहाँ पर 0.150 लिखा। अब हमारी नज़र जाती थी कि दशमलव सबसे ज़्यादा कहाँ, दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं कहाँ लिखी हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ है उन सब में हम सबको बराबर करेंगे, 0 लगा के। लग गया 0, लग गया ना। अब क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाओ, तो ये 200 है और ये कितना निकला 400, ये कितना निकला 150। अब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे जो हमने निकाला है। इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लो भैया, 200, 400 और कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ये किससे कट जाएंगे, ये किससे कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे ना। 5 चौके 20 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया। अब देखो बड़े से बड़े नंबर से काट दो क्योंकि एलसीएम निकालना है। 10 चौक 40, 10 अट्ठे 80, 10 तियाँ 3 हो गया। 4 से काट दो, 4 एक कम 4 दूनी 8 और ये 3 कटेगा नहीं। अब 2 से एक बार काट दो, 2 एक कम 2, 3 कटेगा नहीं। 3 से हम काट देंगे, 3 एक कम 3 एक कम 3, तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा, एलसीएम आप देखो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इनका गुना ही तो आएगा। 5 दहम 50, 50 चौके कितना होता है 200, 200 दूना 400 और 400 दिया 1200, ये कितना निकल कर आया 1200। ये उत्तर नहीं है मेरे भाई, उत्तर ये नहीं है। उत्तर क्या निकलेगा, दशमलव कितने अंक पहले लगा, 3 अंक पहले, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा दो तो उत्तर आएगा 1.2, 1.2 का आएगा आपका सही जवाब आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि आप देखो 1200 आया ना, 200 से भी कटेगा, 400 से भी कटेगा, 150 से भी कटेगा। कैसे कटेगा, 0 0 15 अट्ठे 120 कट जाएगा पूरा 8 बार में। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, जरा उसको बातों को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 13x क्यूब वाई स्क्वायर है और उसके बाद क्या है 26 x की पावर 5 और z की पावर 6 का HCF आपको बताना है। HCF को हिंदी में कहते हैं माशा। बताओ इस प्रश्न को, बताओ कैसे बताओगे माशा। और याद रखना डैम श्योर, पूरा मैं ना एकदम दावा ठोक कर कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा। याद रखना हमारी बात को, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये जो हमारा लिखा है 13x क्यूब वाई की पावर 2, हमने इसको कैसे लिख लेना है, 13 गुने x की कितनी बार 3 बार है तो x को हम 3 बार लिख लेंगे। फिर y कितनी बार 2 बार है तो y को हमने 2 बार लिख लिया। इतना तो आप कर ही सकते हो, सारा मल्टीप्लाई में है। फिर वहाँ कितना है 26 और x की पावर 5 है, z की पावर 6 है, तो 26 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 26 को मैं 13 गुणे 2 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि हमने ऊपर देखा 13 है तो 13 के फॉर्म में तोड़ लिया। तो 13 गुणे 2 हो गया, गुणे x कितनी बार 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार हमने x लिख लिया। अब z को हम 6 बार थोड़ी नहीं लिखेंगे, हम सीधे z की पावर 6 लिख देंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर z है ही नहीं। तो इसका HCF क्या निकल कर आएगा, आपको पता है HCF में सबसे छोटी घात लेते हैं। देखो 13 यहाँ पर 13 यहाँ पर, दोनों जगह पर 13 है तो हमने 13 को ले लिया। अब देखो 2 यहाँ ऊपर नहीं है, यहाँ है तो 2 को काउंट नहीं करना। x गिनो, x ऊपर कितनी बार है, ऊपर आया x 3 बार, नीचे आया है x 5 बार, तो 3 बार कम है कि 5 बार कम है, आप कहोगे 3 बार कम है तो 3 बार x को लिख दो, x गुने x। y यहाँ है, y यहाँ नहीं है तो y काउंट नहीं करना, z काउंट नहीं करना। अब यही आपका HCF निकल गया 13x की पावर 3 का मतलब x क्यूब, ये आपका उत्तर है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर कितना आएगा, 13x क्यूब आएगा, 13x क्यूब। ठीक है ना, बात समझियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे पूछते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पर।
यहाँ तक की बात एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझो। प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11 दोनों एक जैसे हैं। तो प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि यदि a माइनस के 1/a बराबर कितना है 4, तो पूछे है a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर का मान। इतना आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम कंफर्म है, आने के चांस है ना, आएगा मतलब आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो, आप दो चीज़ें समझो। यहाँ पर हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। और यही एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। आप यहाँ पर एक चीज़ समझ पा रहे हो क्या हो कि देखो, चाहे माइनस का हो फार्मूला चाहे प्लस का, ये प्लस में ही रहेंगे। तो अगर प्लस में भी है तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको a माइनस के 1/a का होल स्क्वायर कह सकते हैं बिल्कुल। और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 इंटू a इंटू के 1/a। ये किससे हुआ, ये इस फार्मूले से हुआ है। a से a क्या हो गया, कट गया। इसके मान कितना दिया गया 4, तो 4 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर प्लस के क्या बचा 2 एकम 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 इधर माइनस के 2, और इधर बच गया a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर। 16 में से 2 जाएगा तो 14, 14 किसके बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसी का मान पूछा था, मान निकल कर आ गया। क्लियर, कोई परेशानी नहीं ना, बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 का जवाब देने की कोशिश करो, क्वेश्चन ऐसा ही है तो उसका जवाब देने की आपको कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 की आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है। ये कहा गया है कि यदि x माइनस के 1/x बराबर आपको दिया गया है 3/2, तो पूछे हैं x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान क्या पूछ, अभी जस्ट बताया मेरे भाई, इसका वर्ग कर दो। x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसका मान कितना दिया गया 3/2, तो 3/2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, बराबर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, और ये प्लस का जो 2 यहाँ बचा था इधर माइनस के 2 हो जाएगा, बराबर ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। 4 दूनी 8, 9 माइनस के 8/4, और बराबर क्या बचा है x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। 9 में से 8 जाएगा तो 1/4 बचा, और ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये उत्तर है, बस नॉर्मल सी बात थी। मैं कहता हूँ ना, इसका मान चाहे पॉइंट में दे चाहे जिसमें दे, भाई कंसेप्ट तो यही है, और हम कंसेप्ट पे ही तो काम करते हैं भाई। कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में कोई नहीं फंसा सकता है, कंसेप्ट ही तो आपको पढ़ा सकते हैं। तो वही काम मैं आपको कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। ओके, समझ गए हो ना। आगे पहुँचते हैं, बोलो आगे पहुँचे ना, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हो गया है 12। प्रश्न संख्या 12 क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा एक आयताकार मैदान, क्वेश्चन नंबर 12 है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया 0.5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर है। यदि लंबाई कितनी दी गई है 125 मीटर, लंबाई 125 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई बताओ। यह प्रश्न है, तो खेत की क्या बताना है आपको, चौड़ाई बताना है। अब इस क्वेश्चन को ना आपको बहुत आसानी से लगाना है। कैसे लगाओगे, बातों को समझना है भाई। देखो
1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर क्या होता है, 10,000 मीटर 1,000 मीटर स्क्वायर के बराबर 10,000 मीटर वर्ग के बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, तो आप यहाँ से देखो कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, बातों को समझना है आपको। भाई आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। आपको चौड़ाई बताना है, x मान लो, लंबाई 150 दी है, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10,000 ये दिया गया है, ये 10,000 दिया गया है, लेकिन 10,000 नहीं है कितना, पॉइंट के 5। तो हम 10,000 का पॉइंट में 5 में गुना करा के इसको मीटर में बदल लेंगे। हमने मीटर बदल लिया। अब यहाँ देखो दशमलव के नीचे बटे 1 और दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 0 से 0 खत्म, 1,000 पंचे कितना हो गया 5,000। 5,000 बराबर 125 गुने x, तो 125 इधर ले आओगे तो उधर क्या बचेगा, x बचेगा। काटोगे 25 पंचे 125, 25 दूना 50, कितना आ गया 200, और 5 चौके 20, 40, यानी x बराबर क्या आ गया 40 मीटर। और x आपने माना क्या था, चौड़ाई माना था, यानी खेत की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है, यही आपका उत्तर है। खेत की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। आइए आगे पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, प्रश्न संख्या 13 पर। बिल्कुल मेरे दोस्त ये मत समझना कि आप इजी पढ़ रहे हो या आप टफ पढ़ रहे हो, बस आप ये समझो कि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो रही है बस। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दिया गया है 12 तथा अंतर दिया गया है कितना, तथा अंतर कितना दिया गया 4 है, अंतर 4 है, तो कहा गया संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये प्रश्न जानने की कोशिश कर रहा है। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये प्रश्न जानने की कोशिश कर रहा है। ज़रा लगा के बताओ, दो संख्याओं का योग 12 तथा उनका अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप मेरे भाई बातों को समझो, जब तक संख्या नहीं पता होंगी तब तक आप कैसे गुणनफल बता सकते हो। भाई ये तो नॉर्मल सी बात है ना, खुद से समझो, नहीं बता सकते ना। संख्या मान लो, भाई मान लिया हमने, माना हमारी जो पहली संख्या फर्स्ट नंबर वो x है और सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। हमने दो संख्याएं मान ली, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनका सबसे पहले योग दिया गया, तो योग में क्या होता प्लस हो जाता है, यानी x + y बराबर कितना दिया गया 12। फिर आपको इनका अंतर दिया गया, अंतर मतलब माइनस, x - y बराबर कितना दिया गया 4। अब आप संख्याओं को निकालो, कैसे निकालोगे, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। अब इनको जोड़ लो, क्योंकि ये y से y तो कट जाएगा ना, बोलो ज़रा, y से y कट गया तो ये क्या निकलेगा 2x बराबर के 12 4 कितना हो गया 16, तो x बराबर के 16 बटे में 2 नहीं आ जाएगा, यानी x बराबर 8 आ गया। अब अगर x बराबर 8 है तो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, इस समीकरण में नहीं, इसमें मान रख दो, कहीं भी मान रख दो, आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में अगर आप रखोगे तो समीकरण 1 क्या है, ज़रा बातों को समझना। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 12, तो x + y बराबर 12, x बराबर 8 रखो, तो 8 प्लस में y बराबर के 12, 8 जाएगा उधर माइनस में, तो 12 माइनस के 8 यानी y बराबर 4 आ जाएगा। यानी जो x बराबर क्या माना था, पहली संख्या कितनी आ गई 8, और दूसरी संख्या y कितनी आ गई 4। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछे थे, गुणनफल आप निकाल दो तुरंत, 32 आपका आंसर। गुणनफल हो जाएगा 8 × 4, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, लो आंसर।
कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्वेश्चन को पढ़ो, उसको एक बार क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन को पढ़ के ही आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकता हूँ। आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास ज़रूर करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ये आप कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस लेवल को कभी मत गिराना, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर कितना आ गया? 32 आ गया। चलो आगे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, ज़रा उसको समझिए क्या है और उसको भी लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये देखो, दिए गए चित्र में वृत्तखंड, दिए गए चित्र वृत्तखंड और त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड और जीवा चाप की माप बताओ, चाप की माप बताओ। ये क्वेश्चन है, चाप की माप बताना है और आपको जीवा बताना। चित्र में बनाए दे रहा हूँ, चित्र आपका ऐसे एक गोला बना है, ये केंद्र है, ये केंद्र है और केंद्र से ये आपका क्या है, ऐसे बना हुआ है और ये आपका 90 अंश है। यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है जीवा की, तो ये आर, यहाँ पे ये दिया गया 7 सेंटीमीटर, 7 ही दिया गया, सॉरी 0.28, 0.28 सेंटीमीटर ये दिया गया, ये 0.28 सेंटीमीटर है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी कभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या बोला था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। आगे जीवा की भी लंबाई पूछेगा, लेकिन जीवा की लंबाई हम यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पहले उससे लिखो। अब आपको यहाँ पर एक कोण दिया गया है, तो यहाँ पर कोण लिख दो, θ/360, ये बन गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई जो वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसमें θ/360 से गुना करा दो। रटना नहीं है, वृत्त का याद है, θ/360 चिपकाना है बस। अब त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल पूछूं कितना हो जाएगा, आप कहोगे πr का मान होता है 22/7, मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से, 22/7 r। r कितना देखो यहाँ पर 0.28, तो लिखोगे आप 0.28 इंटू 0.28 और इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360 है, 360, 0 0 खत्म, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 1/4 आ गया। 7 से काटा, 7 चौके 28, 0.4 हो गया, ठीक है ना। 4 सत्ते कितना हो गया 28.7 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 22 चौक कितना हो गया, 22 चौक 88, ये आ गया 88, तो 0.88 इंटू 0.7। जब आप निकालोगे इसको तो 8 सत्ते 56 के 6, 5 आ गया, 8 सत्ते 56, 5 61, 0.616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 0.616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 0.28 हो गया, 0.28 इंटू 90/360, 90 1 कम 90, 9 चौक 36, 360, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, ये आ गया 0.8 के 0, 7 दहम 70, 10 आ गया ना। यहाँ ऊपर दशमलव लगा देंगे, ये 10 कट जाएगा, तो 22 दूना कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 दूनी हो गया 4 और 2 दूनी हो गया 4, 4.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी। 4.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी। बात को ज़रा समझे, ये समझ लेना चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है आपको। आई होप आपके समझ में आ गई होगी बातें। एक बार इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे पहुंचते हैं अपने आगे के कंसेप्ट पर और आगे के कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है, ज़रा उसको समझने का प्रयास करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है x + 7
एक्स 3x प्लस 7 क्यूब का विस्तार करो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3x प्लस 7 के होल क्यूब का विस्तार करो। इसका आपको विस्तार करना है। तो आपने जस्ट तुरंत देखा कि बीच में प्लस है, ऊपर पावर 3 है, मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, है ना। सबसे पहले a कितना है 3x, तो हो जाएगा 3x का क्यूब। b कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 3 इंटू ए है 3x, b है 7 और a प्लस बी कितना है 3x प्लस में 7, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 7। सॉल्व कर लो। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x क्यूब हो गया, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो गया और प्लस में 3 तिया 9 और 9 सत्ते कितना हो गया 63, ये हो गया 63x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस में 7। इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, चलो कराते हैं। 3 तिया कितना हो गया 3 त्रिक का 9 और 6 तिया 18, 189x प्लस में 7 तिया कितना x स्क्वायर आएगा ना भाई, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको गुणा करोगे 7 तिया 21, 7 छंग 42, 43 44, 441x आ गया भाई। 6 सत्ते 42 और 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर लिख लो, ये 343 हो गया और प्लस में क्या हो गया 27x क्यूब हो गया। अब आंसर तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब घातों को आप घटते क्रम में लिख दो। सबसे पहले लिखो 27x की पावर 3, अब लिखो x की पावर 2 वाला 189x स्क्वायर, फिर लिखो x वाला 441x, लास्ट बचा अचर पद 343 से यहाँ पीछे खेल दो। आंसर आ गया आपका 27x क्यूब प्लस के 189x स्क्वायर प्लस के 441x प्लस के 343, ये आपका राइट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ज़रा। इतनी बात आपकी क्या समझ में आई है, एक बार फटाफट बताओ, फिर हम आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। समझ गए ना, चलो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, अब हम 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 ये क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, तो वह 51 है। तो पूछा गया पूर्णांक बताओ, आपको पूर्णांक बताना है, यह प्रश्न कह रहा है पूर्णांक। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक आपको बताना है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, ज़रा हमें बताओ कैसे बताओगे। इसमें पूर्णांक मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, सही बात को समझना भाई। पहला पूर्णांक अगर x मानता हूँ, सपोज दैट मैंने माना पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा आप खुद से बताओ भाई। दूसरा कितना हो जाएगा और तीसरा कितना हो जाएगा, आप खुद से मन में सोचो। अगर मैं आपको बताऊं तो डेली लाइफ में प्रयोग होने वाली ये बात है। माना पहला पूर्णांक 1 है भाई, संख्याएं ऐसे ही तो लिखते हो, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है, ऐसे ही तो लिखते हो। तो आप देखो 1 1 जोड़ोगे, सब में 1 1 जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा है, सब में 1 1 जुड़ा, यानी अगली संख्या पर जाने के लिए सब में 1 1 जुड़ रहा है। तो पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा पूर्णांक x प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसमें 1 जुड़ेगा तो x प्लस में 2 हो जाएगा, बात खत्म। तीनों पूर्णांक अगर पता चल गए तो आपको तीनों का योग दिया गया, इन सबको जोड़ो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, पहला दूसरा तीसरा, ये किसके बराबर 51 के बराबर। 1 2 3, 3x प्लस में 2 1 3 बराबर के 51 हो गया ना। तो 3x बराबर 3 प्लस में माइनस में 51 माइनस के 3, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8, 3 11 48। x बराबर कितना आएगा, 3 1 कम 3 3 6 18, x बराबर 16। अब पूर्णांक पूछे ना, तो यानी पहला पूर्णांक कितना आएगा 16, दूसरा कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 यानी 17, और तीसरा कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 यानी 18। जब इनको जोड़ोगे 8 6 14 6 8 6 14 6 20 1 21 1 2 3 2 5 51 आ जाएगा। पहला 16, दूसरा 17, तीसरा 18, ये आपके पूर्णांक है।
बात को समझे, ये आपका उत्तर है। नोट करो भैया, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो कि क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुँचते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात क्लियर हो गई है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, उसकी ज़रा बातों को समझो। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 8x+4 बराबर 3 ब्रैकेट में कितना है, x - 1 + 7। इसको हल करना है, इसको हल करना है, इसको हल करना है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, उसको आप चेक कर लेना, फिर कल की क्लास में उसको डिस्कस करा देंगे। मॉर्निंग में आपका पेपर है, कितनी टाइम पेपर है भाई हमें पता नहीं, आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कितनी टाइम पेपर है ना। चलो अब देखो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको ज़्यादा, इसका इससे गुना कराओ, इसका इससे गुना कराओ, तो इधर 8x प्लस में 4 हो जाएगा बराबर 3x माइनस के 3 एक कम 3 और प्लस के 7। 3x को इधर लाओ और उधर ले जाओ। चलो पहले इधर हम लिख लेते हैं 8x माइनस के 3x बराबर 3 और 4। भाई देखो 3 और 4 हो गया ना, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 बच जाएगा। यहाँ बचा 5x बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 0 बट्टे करें तो क्या आएगा 0, यानी x का मान कितना आ गया 0। अब मान लिया कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा और आपसे कहा कि उत्तर की जांच भी करके बता देते भाई तो मज़ा आ जाता। आपने कहा कोई नहीं भाई साहब रुकिए मैं बता रहा हूँ कि x बराबर 0 रख दो, तो 8 × 0 प्लस के 4 बराबर का 3, ये हो जाएगा 0 माइनस के 1 प्लस के 7। उत्तर की जांच कर रहे हैं। 8 जुरियम 0 प्लस में 4 बराबर के 3 जुरियम 0 माइनस में 3 प्लस में 7, क्योंकि इससे भी गुना इससे भी गुना, तो यहाँ बचा 4, उधर भी बच गया 4। अब देखो LHS किसके बराबर है, RH इसके बराबर है, और बस यही आंसर आ गया। क्लियर बात। तो 17 क्वेश्चन डिस्कस के 18वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। 18 नंबर क्वेश्चन, इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और आपके कितने सही हुए हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना मेरे भाई, कितने आपके सही हुए हैं ये भी आप बताओगे, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि एक विद्यालय में बॉय और गर्ल का रेशियो दिया गया है, यानी लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात दिया गया है। भाई लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, कितना दिया गया 7:5 है, 7:5 है। यदि लड़कों की संख्या, यदि बॉय गर्ल से 8 अधिक हैं, यदि बॉय गर्ल से 8 अधिक हैं, तो पूछे है कुल विद्यार्थी बताओ, या कुल छात्रों की संख्या, मतलब टोटल स्टूडेंट्स बताना है। कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र के स्थान पर विद्यार्थी लिख लो, नहीं आप गड़बड़ कर दोगे। कुल विद्यार्थी बताओ, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो आपने 18 में से टोटल कितने प्रश्न किए ये आपको बताना है। अगर 10 किए हैं तो 10 बताना, 12 किए हैं 12 बताना, 13 किए 13 बताना। वैसे मेरी उम्मीद है कि आपके 15 से तो नीचे बिल्कुल नहीं गए होंगे। 15 तो लगभग जिन्होंने मेरे सारे 12 मॉडल पेपर, मैराथन क्लास प्लस मैंने 2-3 चैप्टर 4 पढ़ाए हैं, वो सारा सीखा है। तो अगर 15 से नीचे आपका एक भी नंबर नहीं होना चाहिए। 15 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात, ज़्यादा ना टेंशन नहीं लेना है आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना कि सर हमारा बैग फिर से ना लग जाए, मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ये हुए है, ये दुनियादारी गई भाड़ में। टेंशन ना लो आप। अभी आप इतनी सब्जेक्टें पढ़ लेते थे, अब आपको तो केवल मैथें पढ़ना है। ये नॉर्मल कॉमन सेंस है मेरे भाई, लगाओ, इसमें आपको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इतनी सब्जेक्ट पढ़ लेते थे हम लोग, जब बीएससी करते भाई साहब एग्रीकल्चर, बीएससी की एग्रीकल्चर में 64 सब्जेक्ट थी 4 साल में। 64 के तो नाम भी नहीं याद होंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट थी।
तो हम लोगों को अगर बैक वैसे लगा नहीं बैक, लेकिन अगर बैक लग जाता तो 64 छोड़कर हमको तो एक पे पढ़ना पड़ता ना, तो बिंदास तरीके से एकदम हम एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लेते। वही काम आपको अब आज की क्लास में, क्लास के बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जो क्वेश्चन मेरे भाई बुक का क्वेश्चन पूछा करो, एक पते का क्वेश्चन, अलग अलग के क्वेश्चन पूछ के क्या करोगे। कोई हमसे ट्रेन का क्वेश्चन पूछा, रेलगाड़ी का पूछा, आपके सिलेबस में कहीं है नहीं ना, तो क्वेश्चन बुक के पूछो। आपको यहाँ पूछा ललित _कुमार 83 पर, यहाँ पर क्वेश्चन भेजिए। संडे भी है आज के आज संडे भी है। जितने क्वेश्चन भेजोगे मैं फ्री हूँ, आपको सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन भेजोगे आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। या मंडे को सुबह क्लास चल जाएगी हमारी, सुबह हम क्लास 6 बजे चला देंगे मंडे को। चलो 6 बजे क्लास मंडे को सुबह चल जाएगी, तब तो टाइम रहेगा पढ़ने का, क्योंकि 11-12 बजे से हमें लग रहा शायद पेपर है। तो कोई नहीं, कमेंट में बताओगे तभी क्लास चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आई हैं तो वेरी गुड। सभी साथी अपना ख्याल रखेंगे, जमकर मज़ेदार तरीके से पेपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ क्लियर है, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट, रखेंगे सभी लोग अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे।